इंसानों के 7 मिलियन वर्षों का इतिहास आज खत्म होने वाला है और इसको खत्म करने वाले वही हैं जिन्होंने इसे बनाया था, यानी कि गॉड्स। और आज ही इस बात का फैसला होगा कि इंसान आगे जिएंगे या फिर ये पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अब अगले सीन में हमें वेलहेला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे गॉड्स एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं और यहीं पर हम ज़्यूस को भी देखते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो ये कहते हैं कि हम सभी को मिले हुए 1000 साल हो चुके हैं और आज ही हम इस बात का फैसला करने वाले हैं कि इंसानों को अगले 1000 साल तक जीने दिया जाए या फिर नहीं। अगर आप इसके पक्ष में हो तो ये वाला साइन दिखाना, अगर नहीं तो ये वाला। और तभी हम लॉर्ड शिवा को देखते हैं जो कि हम सभी के काफी ज्यादा फेवरेट हैं, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। वो ये कहते हैं, मैंने मानव जाति को 1000 साल तक देखा है पर ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन सभी ने कुछ ऐसे शस्त्र बना लिए हैं जिससे ये पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी मानव जाति खत्म हो जाए। अब ये गॉड भी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है कि वो नहीं चाहती कि इंसान आगे जिए। अब एक एक करके सारे गॉड्स क्रॉस साइन दिखाना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मानवता खत्म हो जाए। हाँ, चाहते हैं। अभी सारी बातें सुनने के बाद ज़्यूस अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक वेलकरी आ जाती है जो कि फर्स्ट सिस्टर वेलकरी है जिसका नाम है ब्रूनहिल्डा, और वो ज़्यूस को रोक लेती है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आती है जो कि है ऑडेन की, और वो ये कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें गॉड्स के बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है, वैसे भी तुम एक वेलकरी हो। ब्रूनहिल्डा ये कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि इंसानों ने काफी बुरे काम किए हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही मार नहीं सकते। पहले हमें उन्हें परखना चाहिए। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो हम उन्हें 1000 साल और जीने का मौका दे सकते हैं। अरे ओए, तुम क्या चाहती हो कि हम उस धरती को दोबारा से बनाएं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो मेरे पास एक आइडिया है, और वो है इंसानों और गॉड्स के बीच में फाइट। जिसके बाद वो एक बुक को बाहर निकालती है और इन सभी को इस बात का रेफरेंस देती है कि इंसानों और गॉड्स के बीच में फाइट हो सकती है, और इसे ही रैग्नारॉक कहा जाता है, जिसमें इंसानों और गॉड्स के बीच में एक फाइट होगी और दोनों ही तरफ से 13 मेंबर्स रिंग में उतरेंगे और सभी को 7 फाइट जीतनी है। और जो भी इन 7 फाइट्स को जीत जाता है, इंसान या फिर गॉड्स, तो उसी के हिसाब से फैसला होगा। अब ये बात सुनने के बाद सारे के सारे गॉड्स ऑफेंड हो जाते हैं और वो ये कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इंसान कभी गॉड्स को हरा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कौवे ये कहते हैं, लगता है ये पागल हो गई है, ये कुछ भी कह रही है। इंसान कभी भी गॉड्स का सामना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप सारे ह्यूमन से फाइट नहीं करोगे और उन्हें ऐसे ही खत्म कर दोगे। लगता है आप सारे उनसे डरते हो, और मुझे माफ करना कि मैंने रैग्नारॉक की बात आप सभी के सामने रखी। गोल की ये सारा कुछ सुनकर काफी ज्यादा फट जाती है और वो ब्रूनहिल्डा को समझाने का ट्राई कर रही होती है। अरे मेरी अम्मा, ऐसा मत बोल, ये सारे गॉड्स हमें खत्म कर देंगे। ब्रूनहिल्डा ये सोचती है कि इन सभी गॉड्स को बहलाना काफी आसान था। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ज़्यूस ये बोल रहे होते हैं कि रैग्नारॉक का आइडिया देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप सभी का इसके बारे में क्या ख्याल है? अब जैसे ही ये सारे गॉड्स मान जाते हैं तो ज़्यूस ये कहते हैं, तो आज मैं ऐलान करता हूँ रैग्नारॉक का। जिसके बाद वो ब्रूनहिल्डा से ये कहते हैं कि तुम्हें ही उन 13 इंसानों को ढूंढना है जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और फिर हमें वेलहेला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं और आसपास बाकी के गॉड्स भी होते हैं। गोल उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि गॉड्स की साइड से पहले फाइट कौन करने आएगा? यानी कि अब ये फाइट स्टार्ट होने वाली है और फिर हमें इस फाइट के अनाउंसर को दिखाया जाता है जिसका नाम है हेमडल, और वो ये कहता है कि कुछ टाइम के बाद ये फाइट स्टार्ट हो जाएगी और इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं है। जो इस फाइट में मारा गया वो इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो सारे दिल थाम कर बैठ जाओ, हमारे फर्स्ट फाइटर यहाँ पर आने वाले हैं और ये एक ऐसे गॉड हैं जिन्होंने आज तक एक भी फाइट हारी नहीं है और ये अपने एक ही अटैक से अपने दुश्मन को खत्म कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है बिजली का देवता यानी कि थॉर। गोली देखकर काफी डर जाती है और वो ये कहती है कि उन्होंने तो पहले ही राउंड में थॉर को आगे भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है क्या हम जीतेंगे? गोल, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अब इंसानों की तरफ से एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसने युद्ध के मैदान में एक भी फाइट हारी नहीं है। तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सारे के सारे इंसानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इंसानों की तरफ से जो फाइट करने के लिए सामने आ रहा है उसको देखकर सारे के सारे गॉड्स भी काफी चौंक जाते हैं। जिसके बारे में हेमडल ये बताता है कि इंसानों की तरफ से जो आ रहे हैं उन्होंने धरती पर एक भी फाइट नहीं हारी है और आज तक उन्हें हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है जिसका नाम है लूबू।
अब लोगों को यहाँ पर देखकर उसकी पूरी की पूरी सेना इमोशनल हो जाती है और साथ में लोग ये प्रे कर रहे होते हैं कि बुद्धा हमारी हेल्प करना। ब्रूनहिल्डा उससे कहती है कि तुम बुद्धा से प्रे मत करो क्योंकि वो हमारी साइड नहीं है, वो अब भी गॉड्स की साइड में है। तो लो, ये दोनों ही फाइटर्स मैदान में आ चुके हैं। एक तरफ है गॉड्स की तरफ से थॉर और दूसरा है इंसानों की तरफ से लूबू। अब ये सारा कुछ देखते हुए गोल ब्रूनहिल्डा से ये पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि लूबू थॉर को हरा देगा? वो ये कहती है कि मैं इस बात को नहीं जानती कि लूबू थॉर को हराएगा या फिर नहीं, लेकिन इस फाइट में लूबू जो करने वाला है उसे देखकर इन सभी गॉड्स की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पर तुम कहना क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। तुम बस इस फाइट पर फोकस रखो, तुम्हें सारा कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर आप दोनों इस फाइट के लिए रेडी हो तो चलो इस फाइट को शुरू करते हैं। और ये बोलते ही हेमडल वहाँ से हट जाता है। तभी थॉर और लूबू एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये दोनों ही काफी गुस्से में हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि लूबू थॉर के ऊपर अटैक कर देता है, पर थॉर इसे काफी आराम से रोक लेता है, जिसके बाद वो लूबू को पीछे धक्का देता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर लूबू इसे रोक लेता है। हेमडल भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो ये कहता है कि ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी इंसान ने गॉड के हमले को रोक दिया। गॉड के हमले को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी लोगों ने थॉर की पूरी पावर नहीं देखी। एक बंदा ये देखकर कहता है, लगता है थॉर वो अटैक करने वाला है जिससे वो अपने दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। पर हमें ये बताया जाता है कि थॉर ने इस अटैक को उन्हीं लोगों पर किया होता है जिसे वो अपनी बराबरी का मानता है। फिर हमारी कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर हमें एसगार्ड को दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स बार बार अटैक कर दिया करते थे, तो इसलिए यहाँ की दीवारें काफी ऊंची होती हैं। और तभी हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह की निगरानी कर रहे होते हैं। एक बंदा ये कहता है कि हम इस जगह पर क्यों खड़े हैं, यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं करता, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी चौंक जाते हैं, हमारे सिपाही हमें बचा लेंगे। लेकिन ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि इन सिपाहियों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं और इस पूरी जगह को तहस नहस कर देते हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, ये सारे मॉन्स्टर्स हमें जान से मार देंगे। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर थॉर की एंट्री हो जाती है और वो इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से मारना शुरू कर देता है और वो इस चीज से काफी जल्दी बोर हो जाता है और वो इन सभी के ऊपर वही अटैक करता है जो कि वो लूबू के ऊपर करने वाला है और ये इन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर थॉर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है और अगले पल वो लूबू पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लॉर्ड शिवा ये कहते हैं, लगता है ये युद्ध खत्म हुआ। गोल भी ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाती है। वो ये कहती है, मैं ये जानती थी कि कोई इंसान कभी भी एक गॉड को हरा नहीं सकता। ब्रूनहिल्डा उसे कहती है कि तुम अभी शांत हो जाओ, तुम कुछ ऐसा देखने वाली हो जो कि तुमने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। फिर हमें दोबारा से एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूबू ने थॉर के हैमर को पीछे कर दिया है और वो थॉर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। लूबू के साथ आए हुए सारे लोग उसे देखकर काफी चेयरअप कर रहे होते हैं। थॉर उसे कहता है, अगर तुम एक गॉड के रूप में पैदा हुए होते तो पक्का हम दोनों काफी अच्छे दोस्त होते, लेकिन तुम मानव जाति में पैदा हुए हो तो तुम्हारा जीना किसी भी काम का नहीं है। कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर लूबू ने अपने से बड़े एक काफी खतरनाक जानवर को जान से मार दिया होता है। ये सारे लोग इसे देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। फिर हमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे लूबू बड़ा होता गया उसने अपने से भी खतरनाक जानवरों को मारना शुरू कर दिया और आखिर में उसने अपनी एक काफी स्ट्रॉन्ग सेना बना दी और सारे युद्धों को जीतना शुरू कर दिया। और वो हमेशा इसी तलाश में रहता था कि एक दिन उसे एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर वो दिन कभी भी नहीं आया। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर लूबू थॉर से फाइट करते हुए उससे ये कहता है कि आज मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मैंने आज से पहले किसी से भी ऐसी फाइट नहीं की, तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो। ज़्यूस ये कहते हैं कि मुझे इस लड़ाई को देखकर काफी अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा वेपन नहीं बना जो कि गॉड के वेपन्स को रोक पाए, तो ये चीज क्या है। लेकिन तभी ज़्यूस ब्रूनहिल्डा को नोटिस करते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि ये वैल्करी स्माइल कर रही है, पक्का दाल में कुछ काला है और इसी ने ही कुछ किया होगा। और फिर हमें इस फाइट से पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रूनहिल्डा इन लोगों की तलाश कर रही होती है और वो लूबू को चुनती है। गोल उसे देखकर ही कहती है कि ये तो वही इंसान है जिसने अपने टाइम में काफी सारे लोगों को जान से मारा है और ये एक भी फाइट हारा नहीं है। अरे हाँ, मैं ये जानती हूँ और ये वही इंसान है जो कि गॉड्स के साथ फाइट करने वाला है। अरे मेरी माँ, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि वो गॉड्स हैं? मैं ये जानती हूँ कि वो गॉड्स हैं, लेकिन मैंने इसका भी इलाज ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर बाकी की वैल्करीज को बुलाती है और वो ये कहती है कि हम सारी मिलकर गॉड्स के साथ फाइट करने वाली हैं, तो चलो तैयार हो जाओ गॉड्स को हराने के लिए।
अभी सारी की सारी वेलकरीज यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं, जिसके बाद ब्रूनहिल्डा एक वेलकरी को आगे बुलाती है जिसका नाम है रेंड्रेस, और वो उससे पूछती है कि तुम हमारा साथ देने के लिए रेडी हो, और वो ये कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिसके बाद रेंड्रेस ये कहती है कि मैं थॉर के उन दोनों ही वेपन्स के बारे में काफी अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। क्या तुम इस फाइट के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो? और रेंड्रेस इस चीज के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लुबु थॉर को काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है। ज़्यूस भी ये देखकर समझ जाते हैं। मुझे ये बात पता लग चुकी है कि लुबु कौन से वेपन का इस्तेमाल कर रहा है, और मैं ये जान चुका हूँ कि ये वेपन उस वेलकरी ने बनाया है और इसीलिए इसके अंदर इतनी ताकत है। अब अगली पल लुबु थॉर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, और ये अटैक सच में काफी दमदार था, जिससे बड़े से बड़े पत्थर को भी काफी आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर हमें थॉर के वेपन के बारे में बताया जाता है, जो एक काफी खतरनाक हथियार है और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये अपने दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। और थॉर भी इसे कंट्रोल करने के लिए एक खास तरह के ग्लव्स पहनता है, और इसीलिए वो इसकी ताकत को कंट्रोल कर पाता है। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि लुबु ने थॉर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक किया होता है, जिससे ये ग्लव्स टूट जाते हैं। सारे के सारे गॉड्स ये देखकर काफी शॉक थे, और इंसान ये सोचते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि किसी इंसान ने गॉड को इतनी कड़ी टक्कर दी है। इस तरफ लुबु की आर्मी उसे फुल सपोर्ट कर रही होती है, और वो सारे लुबु के साथ में है। इस तरफ हेरमेस, जो कि ज़्यूस की साइड में खड़ा हुआ होता है, वो ये कहता है तो ये सारा काम ये वेलकरीज कर रही हैं। वैसे वेलकरी का काम होता है सोल्स को स्वर्ग तक लेकर जाना, पर यहाँ पर वो इंसानों की हेल्प कर रही हैं। वो उन्हें ऐसे वेपन्स दे रही हैं जिससे वो गॉड्स का मुकाबला कर पा रहे हैं। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वेलकरीज हमारे साथ ऐसा कर सकती है, पर चलो कोई बात नहीं, हमें इतने ताकतवर इंसानों से लड़ने का मौका मिल रहा है, ये काफी अच्छी बात है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि थॉर के हैमर में से एक काफी अजीब आवाज आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि कोई हार्ट पंप कर रहा हो। हेमडल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्या सच में ये आवाज थॉर के हैमर से आ रही है? अब थॉर अपने हैमर के पास जाता है और वो ये कहता है तो तुम जाग ही गए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि थॉर का म्योनिर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं, खासकर गोल। ज़्यूस ये देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिरकार थॉर का हैमर जाग ही गया। जिसके बाद वो हेरमेस को ये बताते हैं कि थॉर उन ग्लव्स को इसीलिए नहीं पहनता था ताकि वो इस वेपन की पावर्स को कंट्रोल कर पाए। सच बात तो ये है कि इन ग्लव्स के उतरने के बाद म्योनिर की असली ताकत सामने आएगी। इस तरफ थॉर अपने हैमर को उठा लेता है, और वो लुबु को देखते हुए उससे ये कहता है कि मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से मरोगे नहीं। लुबु भी थॉर से फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम ब्रूनहिल्डा को देखते हैं, जिसके आईफोन 17 प्रो मैक्स पर एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ है गॉड से फाइट करने के लिए जो इंसान चुने गए हैं वो कौन कौन से हैं, और साथ ही में वो गॉड्स कौन से हैं जो कि इन इंसानों से फाइट करेंगे। ज़्यूस ने भी इस मैसेज को चेक कर लिया होता है। वो ये कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा था कि ये लड़ाई काफी बोरिंग होगी, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफी मजा आएगा। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि थॉर ने इस हैमर के अंदर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो लुबु पर एक जोरदार अटैक करता है, और फिर हमें ये बताया जाता है कि थॉर का ये अटैक काफी खतरनाक है, जिससे आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही हैमर लुबु को लगने वाला होता है तो वो एन मौके पर इससे डॉज कर लेता है और बड़ी फुर्ती से थॉर पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। पर तभी अचानक वो नोटिस करता है कि थॉर का ये म्योनिर दोबारा से उसकी तरफ आ रहा है, तो लुबु उसे रोकने का काफी ट्राई करता है, पर इसकी ताकत काफी ज्यादा है, और अभी हैमर दोबारा से थॉर के हाथों में आ जाता है, और वो लुबु पर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी ओडिन के कौवे ये कहते हैं ये तो थॉर का वो अटैक है जिससे थॉर किसी को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन लुबु भी थॉर को हराने के लिए काफी गुस्से में होता है, और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, और साथ में गॉड्स भी। और तभी सभी की नजर लुबु पर जाती है, और उसने थॉर की इस अटैक को काफी आराम से रोक लिया होता है। जैसे ही हेमडल इसे देखता है वो ये कहता है कि ये क्या हुआ, एक इंसान ने गॉड के इस अटैक को रोक दिया, पर कैसे? जिसके बाद हमें ओडिन के क्रोस को दिखाया जाता है। वो ये कहते हैं अरे हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, एक इंसान किसी गॉड को ऐसे टक्कर कैसे दे सकता है, क्या ये एक सपना है? पर ओडिन ये समझ जाता है कि ये सारा कुछ उसी वेलकरी की वजह से हो रहा है। और तभी हम लुबु को देखते हैं, जिसका इस अटैक से एक पैर टूट चुका है। हेमडल ये देखता है
अरे ये क्या हुआ? थॉर ने लुबू का एक पैर तोड़ दिया है और जैसे वो थॉर को पीछे धक्का देने का ट्राई करता है तो इससे लुबू का दूसरा पैर भी टूट जाता है। अब लुबू अपने वेपन के सहारे से ही खड़ा हो रहा था। ज़्यूस उसको देखकर ये बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ? मुझे तो ऐसा लगा था कि ये फाइट थोड़ा और चलेगी, पर ये तो खत्म हो चुकी है। जिसके बाद थॉर लुबू के पास आता है और उसके ऊपर अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है और ये सारा कुछ देखकर लुबू का सेनापति काफी रो रहा होता है। ओह माय लॉर्ड! गोल ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो लुबू से कहती है कि उठो, यहाँ से भाग जाओ। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि लुबू का हॉर्स यहाँ पर आ जाता है। लुबू से पूछता है, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आए हो? और उसका ये घोड़ा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका सेनापति ये देखता है, देखो हमारे मालिक ने अभी भी हार नहीं मानी है, तो हम सारे हार कैसे मान सकते हैं? चलो फिर उनको चीयर करते हैं। मालिक, मालिक! लॉर्ड शिवा ये सारा कुछ देखकर कहते हैं, अरे वाह, ये मनुष्य भी कितना स्वार्थी है। हेमडल ये सोचता है, क्या हमें इसकी परमिशन दे देनी चाहिए? लेकिन बाद में वो ये सोचता है, चलो जाने दो, वैसे भी मुझे इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, चलो परमिशन दे देते हैं। अब जैसे लुबू दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है तो थॉर ये देखकर काफी स्माइल करता है। अब लुबू और उसका ये हॉर्स फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। फिर हमें लुबू का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने एक पेड़ जल रहा होता है, पर लुबू इससे बिल्कुल भी डरता नहीं है और वो भाग कर आगे जाता है और ये कहता है, तो मुझे ये पता लगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड्स आसमानों में रहते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हेरमस ज़्यूस से ये पूछता है, क्या हम इसकी परमिशन दे सकते हैं? जरा सामने उन दोनों को ध्यान से देखो, लुबू और उसका हॉर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अपने घोड़े के साथ इस फाइट को कंटिन्यू कर सकता है। अब लुबू अपने हॉर्स से ये पूछता है, क्या तुम इसके अंदर अपनी जान लगाने के लिए रेडी हो? अगली पल हम ये देखते हैं कि लुबू थॉर के आसपास घूमना शुरू कर देता है और उसने अपने वेपन को कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ होता है जो कि लुबू का एक काफी खतरनाक अटैक है। अब यहीं से हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर हम लुबू को देखते हैं और उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसे टक्कर दे सकता है और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिन रात प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी बीच उसके काफी सारे वेपन्स भी टूट जाते हैं। यहाँ पर वो एक ऐसे अटैक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो सबसे खतरनाक हो और इसी में उसके काफी सारे वेपन्स भी टूट रहे होते हैं। पर एक टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि लुबू ने वो अटैक करना सीख लिया है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो आसमान को बीच में से ही चीर देता है, पर उससे उसका ये स्पीयर टूट जाता है। लुबू ने इस अटैक को नाम दिया था स्काई ब्रेकर। अब जैसे लुबू थॉर पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो थॉर अपने वेपन से ये पूछता है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और वो भी हाँ में जवाब देता है। अब जैसे थॉर अपने हैमर को लुबू की तरफ फेंक कर मारता है तो लुबू इससे बच जाता है और ये हैमर घूमता हुआ दोबारा से थॉर के पास आ जाता है। ये दोनों ही काफी गुस्से में होते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ह्यूमंस और गॉड्स ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सारा धुआं छटता है हम ये देखते हैं कि लुबू की हालत काफी खराब हो चुकी है और उसका ये स्पीयर भी टूट जाता है। लुबू का ये स्पीयर टूटने से उसके अंदर जो वेलकरी होती है वो भी मारी जाती है, जिसको देखकर गोल और ब्रूनहिल्डा काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि उनकी एक साथी मारी गई। लुबू की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और उसका एक हाथ पूरी तरह से फट चुका होता है और वो अपने दूसरे हाथ को भी उखाड़ देता है और ऐसे ही थॉर पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन वो आगे जाते हुए काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी लाइफ में वो टाइम आ चुका है कि वो एक काफी पावरफुल गॉड से लड़ रहा है। लेकिन जैसे वो थॉर के पास पहुंचता है तो थॉर अपने हैमर से उसकी गर्दन को उसके धड़ से उड़ा देता है। लुबू का सेनापति ये सारा कुछ देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तभी हेमडल ये कहता है कि हमारी पहली फाइट खत्म हो चुकी है और उसका विजेता है थॉर। और थॉर यहाँ से निकल जाता है। ज़्यूस भी ये देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। ओडिन के क्रोज ये कहते हैं कि हमें ये नहीं लगा था कि ये फाइट इतनी आगे तक जाएगी, पर इसमें काफी मजा आया। लॉर्ड शिवा ये कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि 1000 वर्षों में मुझे इतना मजा आया है। अब हेमडल ये कहता है कि हम सारे एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं इंसानों को खत्म करने के लिए। फिर हमें वो सारे के सारे ह्यूमंस दिखाए जाते हैं जो कि लुबू के साथ थे। वो ये कहते हैं कि हमारे लॉर्ड ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, पर हमें हमारे लॉर्ड को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और वो सारे ऐसा ही करते हैं। और फिर हमें सारे के सारे गॉड्स को दिखाया जाता है जो ये कहते हैं, हम पहले से ही जानते थे कि ये इंसान गॉड्स के सामने कुछ भी नहीं है, इन्हें तो मर ही जाना चाहिए। गोल जैसे ही ये सारा कुछ सुनती है वो ये कहती है कि आखिरकार ये कैसे गॉड्स हैं जो इंसानों को ऐसा कह रहे हैं। जैसे ही थॉर यहाँ से जा रहा होता है तभी लुबू का हॉर्स यहाँ पर आता है और वो काफी रो रहा होता है। लुबू का सेनापति यहाँ पर आकर कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि तुम भी हमारे लॉर्ड के लिए काफी रो रहे हो।
जिसके बाद ये पूरी की पूरी आर्मी थॉर पर अटैक कर देती है। वो ये कह रहे होते हैं कि तुम हमें भी जान से मार दो, हमें भी अपने लॉर्ड के पास जाना है। थॉर भी ये सारी बातें मान लेता है और वो यहाँ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और आसमान से एक काफी तेज बिजली नीचे गिरती है और ये सारे के सारे लोग एक ही झटके में मारे जाते हैं। अब जाते हुए गोल ब्रूनहिल्डा से ये पूछती है कि इस फाइट में लूबो और रेंड्रेस मारे जा चुके हैं, तो उनका क्या हुआ होगा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती। अब जाते हुए ब्रूनहिल्डा गोल को ये बता रही होती है कि जो भी इस फाइट में हारेगा वो अपनी सोल को खो देगा और वो दोबारा से इस वर्ल्ड में जन्म नहीं ले सकता। और रेंड्रेस ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया था। गोल ये सुनते ही काफी हैरान हो जाती है। वो ये कहती है पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। गोल उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है कि वो इंसानों को बचाने के लिए वेलकरी की कुर्बानी दे रही है। ब्रूनहिल्डा उससे कहती है कि तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो कि हमें इंसानों को बचाना होगा। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ब्रूनहिल्डा दोबारा से उसी जगह पर आ जाती है और वो एक दूसरा फाइटर चूज कर रही होती है। वो ये सोचती है कि इस बार मुझे एक ऐसा फाइटर चूज करना होगा जो कि सच में गॉड्स को टक्कर दे पाए। और वो यहाँ पर अलग अलग लोगों को देखती है और उनमें से एक इंसान को चूज कर लेती है जिसका नंबर है 1। कहानी दोबारा से एरिना में आती है जहाँ पर हेमडल सभी को ये बता रहा होता है कि पिछली फाइट गॉड्स जीत चुके हैं, अगर वो ऐसे ही जीतते गए तो इंसान काफी नीचे आ जाएंगे, तो इसीलिए इंसानों को भी जीतना होगा। अब उसकी ये बात सुनने के बाद गॉड्स कहते हैं कि हम ये पहले से ही जानते थे कि इंसान हमारे सामने कुछ भी नहीं है और वो हमें कभी भी हरा नहीं सकते। इस तरफ सारे इंसान ये बोल रहे होते हैं कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम पक्का एक न एक फाइट जरूर से जीतेंगे, तुम देख लेना। जिसके बाद हेमडल ये कहता है तो चलो बिना किसी देरी के अपने अगले फाइटर को यहाँ पर बुलाते हैं। और तभी अचानक हम यहाँ पर एक ब्लॉक देखते हैं जिसके ऊपर एक इंसान बैठा हुआ होता है और ये ब्लॉक आसमानों में पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर काफी सारे जानवर भागते हुए आते हैं और इस इंसान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ये इंसान ऊपर से नीचे कूदता है तो सारे लोग इसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये इंसान वही है जिसने धरती पर मानव जाति की शुरुआत की थी और इसका नाम है एडम। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एडम की इस एरिना में एंट्री हो चुकी है और हमें ये बताया जाता है कि एडम ही वो पहला इंसान है जो कि इस धरती पर आया था। अब जैसे ही ये सारे गॉड्स एडम को देखते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये एक पिद्दू सा इंसान है, ये हमें क्या हराएगा। तभी हेमडल ये कहता है कि अब हमारे सामने हमारा अगला फाइटर आ चुका है और हम ये नहीं जानते कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, पर एक बात तो तय है कि ये फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो अब बारी आती है अपने दूसरे गॉड वाले फाइटर को यहाँ पर बुलाने की। अब जैसे ही हेमडल ये अनाउंस करता है कि अगले गॉड जो यहाँ पर आ रहे हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, पर वो ये देखता है कि सामने से कोई भी नहीं आता, यानी कि सामने एकदम नीलबटा सन्नाटा होता है। और तभी हेमडल को एक कॉल आती है और उसे ये पता लगता है कि गॉड वाला ये फाइटर चेंज हो चुका है और वो ये सोचता है अगर ये फाइटर चेंज हो गया तो अगला गॉड कौन होगा। तभी अचानक यहाँ पर एक काफी अजीब सा साउंड बजना शुरू हो जाता है और सभी की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। हेरमस सामने आ चुका है जो कि आराम से अपना म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। जैसी गोल उसे देखती है वो ये कहती है कि सच में अगला फाइटर हेरमस है, पर ये तो लिस्ट में भी नहीं है। अब हेरमस इन सभी को ये बताता है कि ये फाइट रोकने के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, पर अगले गॉड जो यहाँ पर आ रहे हैं वो सबसे अनोखे हैं और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया है। तभी यहाँ पर जियोस की एंट्री हो जाती है और ब्रूनहिल्डा और गोल उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जियोस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जितने भी ह्यूमंस यहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन से गॉड हैं। सुनो हेरमस और अच्छे से बजाओ। और जैसे हेरमस जियोस की ये बात सुनता है तो वो अपने सारे वायलेंस बाहर निकाल लेता है और जियोस के लिए एक काफी अच्छा सॉन्ग प्ले करता है। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो ते खावा खावा। अब जियोस एडम से बात करते हुए उससे ये कहते हैं ओ अच्छा तुम्हारा नाम एडम है और तुम पूरी ह्यूमैनिटी के फादर हो। वैसे मैं भी इस पूरे यूनिवर्स का गॉड हूँ और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब जियोस इन सभी को ये बताते हैं कि उन्हें एक और नाम से जाना जाता है जो कि है GFOC। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे हुए सारे गॉड जियोस को GFOC कहकर बुला रहे होते हैं। हेरमस और जियोस अपनी मस्ती में मगन हो चुके हैं और वो काफी गंदा डांस कर रहे होते हैं और ये डांस किसी को भी पसंद नहीं आता। अबे ये कितना गंदा डांस कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ से चले जाओ। अगली पल जियोस यहाँ पर लेट जाते हैं जिसके बाद वो अपने पैरों की मसल्स को काफी ज्यादा टाइट कर लेते हैं और बाद में अपनी बॉडी को भी काफी फुला लेते हैं और काफी टाइट कर लेते हैं और अब उनकी लुक दिखने में पहले से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। हेमडल ये बताता है कि ये वही गॉड हैं जिसने इस दुनिया को बनाने में काफी साथ दिया है और इनका नाम है जियूस।
सारे के सारे गॉड ज़्यूस को यहाँ पर देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और ह्यूमंस ये सोचते हैं कि सच में ये ज़्यूस है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गोल ज़्यूस को यहाँ पर देखकर काफी परेशान हो जाती है। वो ये कहती है कि ज़्यूस इतनी जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ब्रूनहिल्डा ये कहती है कि ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि ज़्यूस इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आए। और भाई ज़्यूस के आने की खुशी में यहाँ पर चारों तरफ पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। ब्रूनहिल्डा ये कहती है कि मैंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम ये दूसरी फाइट भी इतनी आसानी से हार जाएंगे। लेकिन भाई एडम को तो ज़्यूस के आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो आराम से एकदम चिल खड़ा होता है। और फिर हमें फाइट से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड शिवा फाइट करने के लिए मैदान में आ रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अब मेरी बारी है, मैं उस मनुष्य को एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और ये इस फाइट को करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर ज़्यूस आ जाते हैं। लॉर्ड शिवा उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि मेरा हौसला बढ़ा सको। पर ज़्यूस उनसे कहते हैं अरे नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी मेरा नंबर है और तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। और ये सुनते ही लॉर्ड शिवा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ज़्यूस से कहते हैं पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी मेरी बारी थी। ज़्यूस उनसे कहते हैं कि मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। साथ में ज़्यूस ये भी कहते हैं कि मैं ही ये तय करूँगा कि कौन सा गॉड कौन सी फाइट करने वाला है, और वैसे भी तुम्हारी बारी आगे आने वाली है तो थोड़ा शांत रहो। और ज़्यूस की ये बात सुनने के बाद लॉर्ड शिवा शांत हो जाते हैं और वो ज़्यूस को आगे जाने देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगले युद्ध के लिए तुम मुझे ज्यादा प्रतीक्षा मत करवाना, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। अब जैसे ज़्यूस यहाँ से जा रहे होते हैं तो लॉर्ड शिवा उनसे कहते हैं वैसे देखा जाए तो तुम मुझसे काफी वृद्ध हो और इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम इस युद्ध को नहीं हारोगे। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि हेरमस किसी से बातें कर रहा होता है और वो ये कहता है क्या आप भी यहाँ पर आए हो इस फाइट को देखने के लिए। और वो यहाँ पर एरिस से बातें कर रहा होता है जो कि ज़्यूस का सन है। अब जैसे ये दोनों मैदान में आ जाते हैं तो हेमडल ये कहता है तो चलो बिना किसी देरी के अपनी इस फाइट को शुरू करते हैं। आसपास बैठे हुए सारे गॉड ज़्यूस से ये कहते हैं कि ज़्यूस जल्दी से इस फाइट को खत्म कर दो। ज़्यूस एडम के पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं इससे पहले जो फाइट हुई थी उस इंसान के पास एक हथियार था, कि तुम्हारे पास भी ऐसा ही कुछ है। और एडम ऊपर की तरफ इशारा करता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक वैल्करी यहाँ पर आ जाती है। ब्रूनहिल्डा उसे देखकर ये समझ जाती है कि फाइनली वो यहाँ पर आ चुकी है। और फिर हमें इस वैल्करी के बारे में बताया जाता है कि इसके पास इतनी पावर्स हैं कि ये एक काफी खतरनाक वेपन को क्रिएट कर सकती है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि ये वैल्करी नीचे आकर एडम के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर चारों तरफ काफी तेज रोशनी हो रही होती है और एडम के हाथों में एक चीज आ जाती है जिसको सारे लोग देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। पर वो इस बात से ज्यादा हैरान नहीं थे क्योंकि ये कोई ज्यादा बड़ा वेपन नहीं था। सारे के सारे गॉड्स ये देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि एडम के पास एक छोटा सा वेपन आया है जो कि है नकल डस्टर। पर सच कहूँ तो एडम को ये वेपन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हेमडल ये अनाउंस करता है कि आप सारे दिल थाम कर बैठ जाओ, हमारी सेकंड फाइट स्टार्ट होने वाली है। क्या आप सभी इस चीज के लिए रेडी हो? तो चलो फिर आज की इस धमाकेदार फाइट को शुरू करते हैं। पर फाइट स्टार्ट होने से पहले हेमडल कहता है कि आप सभी को क्या लगता है कि एडम के पास एक छोटा सा वेपन है और क्या वो इस वेपन से ज़्यूस को हरा पाएगा? यहाँ पर हमें एडम के बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने डैड को चीयर अप कर रहे होते हैं। अरे वाह डैड, आप इन गॉड को हरा सकते हो। एडम अपने इस वेपन को चेक करता है और वो फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। अब तुम्हारे पास भी एक हथियार आ चुका है, तो चलो बिना किसी देरी के इस फाइट को शुरू करते हैं। और ये बोलते ही ज़्यूस एडम के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर एडम इससे काफी आराम से बच जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हेमडल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है अरे वाह, ये तो कमाल का था और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ह्यूमन ने ज़्यूस के अटैक को डॉज किया है और वो भी पहले ही वार को। एरिस भी दूर से बैठा हुआ इस फाइट को देख रहा होता है और वो ये कहता है कि पक्का इस ह्यूमन में कोई न कोई शक्तियाँ हैं और इस फाइट को देखने में काफी मजा आएगा। फिर हमें दोबारा से ज़्यूस को दिखाया जाता है जो कि एडम से ये कहते हैं ओह अच्छा, तो तुम मेरे इस वार से बच गए, तो चलो अब बचकर दिखाओ। और अगले पल ज़्यूस उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, पर एडम उनके सारे अटैक से काफी आराम से बच रहा होता है। ज़्यूस काफी गुस्से में आकर एडम पर एक के बाद एक अटैक्स कर रहे होते हैं और इसकी स्पीड काफी तेज होती है, पर एडम भी उनके सारे अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा है। ज़्यूस को गुस्सा आना शुरू हो चुका है, जिसके बाद वो एडम के ऊपर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मिटियोर जैब।
और वो एक के बाद एक काफी खतरनाक मुक्कों को एडम के ऊपर छोड़ रहे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एडम उनके सारी अटैक्स को काफी आराम से डॉज कर रहा है, जैसे उसे इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जैसे ही ज़्यूस डिवाइन एक्स का इस्तेमाल करके एडम पर अटैक करते हैं तो एडम काफी लंबी जंप मारता है और वो दूर जाकर बैठ जाता है। ज़्यूस का ऑलरेडी ही काफी ज्यादा माथा गर्म हो चुका है और वो ये कहते हैं, अरे ओए एडम, तुम मेरे अटैक से कब तक बचते रहोगे? जिसके बाद एडम ये कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो चलो इससे बचकर दिखाओ। ये बोलते ही एडम ज़्यूस पर अटैक करता है और उनके चेहरे को बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। ज़्यूस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अभी उनके साथ क्या हुआ है। जिसके बाद एडम ज़्यूस की ही एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये वही टेक्निक है, यानी कि मीटियोर जैब। ये वाला अटैक ज़्यूस के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है और वो इससे बच नहीं पाते, जिससे ज़्यूस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब एडम ज़्यूस की सेकंड टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है और ये वही टेक्निक है, यानी कि डिवाइन एक्स, और इससे ज़्यूस को काफी दर्द हो रहा होता है। एरिस भी ये सारा कुछ देखकर ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान एक गॉड को टक्कर दे सकता है, और वो भी ज़्यूस को। हेमडल भी इस फाइट को देखकर ये कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि पहली बार किसी इंसान ने गॉड को इतनी कड़ी टक्कर दी है और इतनी बुरी तरह से धोया है। गोल भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होती है और वो ब्रूनहिल्डा से ये पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एडम ज़्यूस के सारे अटैक्स को कॉपी कर पा रहा है। वो ये कहती है कि एडम ही वो पहला इंसान है जो कि सबसे पहले धरती पर आया था और गॉड्स ने उसे अपनी पावर्स दी थी। और हाँ, एडम के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे वो किसी भी गॉड के अटैक्स को काफी आराम से कॉपी कर सकता है। अरे वाह एडम, तुमसे फाइट करने में काफी मजा आ रहा है और 1000 सालों में मुझे आज इतना मजा आया है। मैं ये जानता हूँ कि डैड कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगली पल हम ये देखते हैं कि ज़्यूस एडम के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और जैसे उन्हें मौका मिलता है तो वो एडम पर एक जोरदार किक से अटैक करते हैं, पर एडम इससे भी बच जाता है और वो इस अटैक को भी काफी आराम से कॉपी कर लेता है और ज़्यूस की एक जोरदार किक मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। और ये सारा कुछ देखकर यहाँ पर बैठे हुए सारे ह्यूमंस काफी खुश हो रहे होते हैं। एरिस ये कहता है कि ये फाइट तो ऐसी है जैसे मेरे डैड ज़्यूस अपनी ही परछाई के साथ फाइट कर रहे हों। फिर हम दोबारा से ज़्यूस को देखते हैं जो कि खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं, अरे वाह एडम, मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो चलो इस फाइट को आगे बढ़ाते हैं। और ये बोलते ही ज़्यूस अपनी पूरी बॉडी को फुलाना शुरू कर देते हैं। गोल ये देखकर काफी डर जाती है। वो ये कहती है, ब्रूनहिल्डा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यूस अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक आज करने वाले हैं। ज़्यूस अपना ये अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और तभी एरिस ये कहता है कि मेरे डैड वही अटैक करने वाले हैं जिससे उन्होंने अपने डैड को हराया था और ये अटैक सच में काफी डेडली है और इससे ही वो पूरे यूनिवर्स को जीत पाए थे। अब अगली पल हम ये देखते हैं कि ज़्यूस एडम पर वो अटैक कर देते हैं और इस अटैक की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो समय को भी मात दे देती है। लेकिन भाई एडम ज़्यूस के इस अटैक से भी काफी आराम से बच जाता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ज़्यूस के वही अटैक घूमकर लगता है जिससे उनका पूरा जब्बाड़ा हिल जाता है और वो पलटकर नीचे एडम के कदमों में गिर जाते हैं। हेमडल भी ये सारा कुछ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो ये कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि लॉर्ड ज़्यूस एडम के कदमों में है, पर ये कैसे हो सकता है। अब अगले सीन में हमें एरिस को दिखाया जाता है जो ये कहता है, मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार देखा है कि कोई मेरे डैड को इतनी कड़ी टक्कर दे पा रहा है और मैंने अपनी आंखों के सामने उनके मूव्स को कॉपी होते हुए भी देखा है। लेकिन ये इस बात को लेकर काफी परेशान हो रहा होता है कि इसके डैड का जो फाइनल अटैक था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फाइट अभी ही खत्म हो जाएगी, पर उस इंसान ने इस अटैक को भी काफी आराम से डॉज कर लिया। एरिस को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि उसने आज से पहले अपने डैड को नीचे गिरते हुए नहीं देखा, पर उस ह्यूमन ने आखिरकार मेरे डैड को नीचे गिरा ही दिया। फिर हमें दोबारा से हेमडल को दिखाया जाता है जो ये कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक इंसान ने ज़्यूस को नीचे गिरा दिया है और उनकी हालत भी काफी खराब है। एरिस भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है। वो ये कहता है, अभी क्या हुआ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हेरमस उसे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा जब ज़्यूस ने एडम पर अटैक किया होगा तो एडम ने उनका अटैक कॉपी कर लिया होगा और यही अटैक ज़्यूस के ऊपर भारी पड़ गया और इससे उन्हें काफी डैमेज हुआ। बाकी तो तुम अपने सामने देख सकते हो कि ज़्यूस सामने पड़े हुए हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद एरिस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हेरमस को ऊपर उठा लेता है। वो ये कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जो तुम देख सकते हो क्या मैं वो देख नहीं सकता? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था कि ऐसा हुआ होगा। जिसके बाद एरिस उसे नीचे उतार देता है पर उसके पैर काफी कांप रहे होते हैं। वो ये सोचता है, अगर मैं गलती से भी एडम के साथ फाइट करता
तो शायद से मेरी हालत काफी गंदी हो सकती थी। जिसके बाद हेमडल सभी को ये बताता है कि ज़्यूस काफी लंबे टाइम से जमीन पर गिरे हुए हैं और वो उठ नहीं रहे हैं। क्या इसका मतलब ज़्यूस नॉकआउट हो चुके हैं? और इसीलिए वो काफी जोर से ये अनाउंस करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एडम जीतने वाला है। और ये बात सुनने के बाद सारे के सारे ह्यूमंस काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी तरफ से एक फाइट जीतने वाले हैं। इस तरफ लॉर्ड शिवा भी ज़्यूस को खड़े होने के लिए बोलते हैं, अरे ओए ज़्यूस जल्दी से खड़े हो जाओ। फिर हम गोल को देखते हैं जो कि ब्रूनहिल्डा से ये बोलती है कि एडम एक ऐसा इंसान है जो कि गॉड्स के सारे अटैक्स को कॉपी कर सकता है, पर मैं ये नहीं जानती कि वो गॉड से इतनी नफरत क्यों करता है। ब्रूनहिल्डा उसे सारा कुछ काफी अच्छे से बताती है और वो ये कहती है कि ये उस टाइम की बात है जब एडम अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर हमें एडम को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ में है और उसकी फैमिली ये एनिमल्स हैं। लेकिन तभी उसे एक न्यूज मिलती है जिसके बाद से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और फिर हमें गॉड्स की एक सभा को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एडम की वाइफ को देखते हैं जिसका नाम है ईव, और सारे गॉड्स उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे होते हैं, खासकर ये बंदा कि इसने मेरे बगीचे के फलों को खाया है, वो भी मुझसे बिना पूछे। और ये सारे ईव को पनिशमेंट देने की बात कर रहे होते हैं। फिर हमारी कहानी कुछ टाइम पहले जाती है जहाँ पर यही इंसान ईव को छेड़ने का ट्राई कर रहा होता है, पर ईव उससे बचकर यहाँ से भाग जाती है। तो इसीलिए ये इंसान ईव पर झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने इसके बगीचे के फल खाए हैं, वो भी इससे बिना पूछे। और इसीलिए ये चाहता है कि ईव को सजा मिले। असेंबली में ये बंदा सबूत के तौर पर उसी फल को दिखाता है और ये कहता है, देखो ये वही फल है जिसे ईव ने खाया है। लेकिन ईव इस बात के लिए साफ इनकार कर रही होती है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये सारे गॉड्स उसकी बातों को नहीं सुनते और ये कहते हैं कि इसने काफी गलत किया है तो इसे सजा मिलनी चाहिए। अब इन सारे गॉड्स की बातों को सुनने के बाद जज ईव को सजा देने वाले होते हैं। तभी अचानक से यहाँ का दरवाजा खुलता है और एक सैनिक पट से नीचे गिर जाता है और अगली पल हम ये देखते हैं कि एडम यहाँ पर आ चुका है। ये सारे इस बात को देखते हैं कि एडम के हाथों में उसी बगीचे के फल हैं और वो इसे काफी आराम से खा रहा है और खाते खाते नीचे थूक रहा है, जिसको देखकर ये सारे गॉड्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। और अब एडम ईव के पास आता है और उससे कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। एडम की ये बात सुनकर ईव को काफी अच्छा लगता है और वो एडम को गले से लगा लेती है, पर जैसे ये छपरी ये देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुमने मेरे सारे एप्पल्स को खा लिया, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एडम ईव को पीछे करता है कि तुम पीछे हट जाओ, जिसके बाद ये दोनों काफी गुस्से में आकर एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। पर कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर खड़े हुए हैं और तभी अचानक इस मॉन्स्टर को काफी पेन होना शुरू हो जाता है। इसको ऐसा लगता है कि इसकी पूरी बॉडी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी है। एडम ईव से कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, अब कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। ये बोलते ही एडम और ईव यहाँ से चले जाते हैं और ये मॉन्स्टर भी मारा जा चुका है। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर एडम ने ज़्यूस को हरा दिया है और ईव उसे चीयर अप कर रही होती है। एडम के बच्चे ये कहते हैं, देखो मॉम, हमारे डैड ने गॉड से अपना बदला ले लिया। गोल भी सारा कुछ देखकर काफी खुश हो रही होती है और वो ब्रूनहिल्डा से ये कहती है कि देखो हमने ये फाइट जीत ली है। ब्रूनहिल्डा ये सोचती है, मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़्यूस इतनी जल्दी हार जाएंगे, और वैसे ये तो उनके लिए काफी शर्म की बात है, पर मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इस जगह पर आए हुए सारे ह्यूमंस काफी खुश हो रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि फाइनली हमने एक फाइट में गॉड को हरा दिया है। इन सभी को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि इंसान भी गॉड्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और हेमडल ये अनाउंस करने वाला होता है कि फाइनली हमारी दूसरी बैटल खत्म हो चुकी है जिसका विजेता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कोई हेमडल का मुंह पकड़ लेता है और यहाँ पर ज़्यूस दोबारा से खड़े हो चुके हैं। वो ये कहते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे अंदर अब भी लड़ने की ताकत है। जिसके बाद ज़्यूस अपनी गर्दन को सीधा करते हैं। गोल ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एरिस भी अपने डैड को देखकर काफी खुश हो जाता है। वो ये कहता है, अरे वाह डैड, मैं जानता था कि आप एक इंसान से हार नहीं सकते। फिर हमें दोबारा से एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडम ज़्यूस से ये बोलता है, ज़्यूस अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहे हो। ज़्यूस ये कहते हैं, क्योंकि मैं इन सभी ग्रीक गॉड्स का किंग हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं सकता। और अब ज़्यूस एडम से ये पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों में गॉड्स के लिए नफरत नहीं दिखती, पर फिर भी तुम फाइट करने के लिए गॉड से यहाँ पर क्यों आए हो। मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इंसानों को बचा पाऊँ। ये बातें सुनने के बाद यहाँ पर बैठे हुए सभी इंसानों की आंखों में पानी आ जाता है, जिसके बाद वो सारे मिलकर एडम के लिए प्रे करना शुरू कर देते हैं ताकि एडम इस फाइट को जीत जाए। लॉर्ड शिवा एडम को देखकर ये कहते हैं,
मुझे भी इस मनुष्य के साथ युद्ध करना है। गोल भी एडम की बातों को सुनकर उसके ऊपर लट्टू हो जाती है। अरे वाह, एडम तो काफी कूल है। लगता है तुम इन सभी लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो और तुमने सभी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लिया है। वाह एडम, कमाल की बात है। जिसके बाद एडम ज़ियूस से ये कहता है, ज़ियूस अगर तुम अभी भी नहीं रुके तो मेरा अगला वार तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। पहले तो मैं इस फाइट को काफी हल्की में ले रहा था, पर अब टाइम आ चुका है तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का। और ये बोलते ही ज़ियूस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमंस भी सारा कुछ देखकर परेशान हो जाते हैं। लॉर्ड शिवा ये कहते हैं कि ज़ियूस अब टाइम आ चुका है। फिर हमें ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ है और तभी उसके पीछे कोई आता है और शायद से ये थॉर है जो कि उसके क्रॉस को पकड़ लेता है। ऑडिन उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और इन्हें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। ओह अच्छा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलते ही थॉर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये है लॉकी जो कि ऑडिन से ये कहता है, तो आपने मुझे पकड़ ही लिया। वैसे मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं भी इस फाइट को देख पाऊँ, पर इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये फाइट काफी जल्दी ही एंड हो जाएगी। वैसे डैड, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या मैं भी इस फाइट में शामिल हो सकता हूँ? जैसे ही ब्रूनहिल्डा लॉकी को यहाँ पर देखती है तो वो ये समझ जाती है कि पक्का यहाँ पर कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। ज़ियूस अपनी पूरी बॉडी को दबा रहे होते हैं ताकि वो काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाए। सारे के सारे ह्यूमंस ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ज़ियूस अब भी जिंदा है और वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब जैसे ही एडम के सामने से ये सारा धुआं छटता है तो वो ये देखता है कि ज़ियूस उसके सामने है, तो एडम भी उनसे फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है क्योंकि वो इस बात को जान चुका है कि ज़ियूस के अंदर अब भी काफी ज्यादा पावर है। इस तरफ ब्रूनहिल्डा और गोल ज़ियूस का ये रूप देखकर काफी डर रही होती हैं और इन दोनों की ही गिग्गी बन जाती है। और फिर हमें ज़ियूस की ये काफी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें ज़ियूस देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं क्योंकि ये है ज़ियूस की फाइनल फॉर्म। यानी कि अब एडम और ज़ियूस के बीच में दोबारा से एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है और एडम भी इस बात को जान चुका है कि ज़ियूस पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो इस बार उनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़ियूस भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो सच में इस फाइट के अंदर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इसका सेकंड पार्ट काफी जल्दी ही आने वाला है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनीसोल।